नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल माइंडस्ट्रीम में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो उतना ही रोमांचक है जितना कि एक नए शहर की खोज। फैशन समाज, संस्कृति और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का एक निरंतर विकसित होता हुआ प्रतिबिंब है। यह एक ऐसी भाषा है जो बिना बोले बहुत कुछ कहती है। आज हम फैशन के इस अद्भुत सफर को जानेंगे जो प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आज के विविध और जीवंत उद्योग तक फैला हुआ है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि फैशन की शुरुआत कैसे हुई होगी? हमारे पूर्वजों के लिए कपड़े सिर्फ शरीर ढकने का जरिया नहीं थे, बल्कि अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और अपने रुतबे को दिखाने का जरिया भी थे। प्राचीन मिस्र में लोग हल्के सूती कपड़े पहना करते थे। महिलाएं लंबे ढीले ढाले लिनेन के वस्त्र पहनती थीं, जिन्हें वे सुंदर बेल्ट और गहनों से सजाती थीं। मेसोपोटामिया की सभ्यता में ऊन और चमड़े के कपड़े ज्यादा प्रचलित थे। यहाँ के लोग अपने कपड़ों पर जानवरों के खाल और रेशों से बने डिजाइन भी बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास से बने कपड़े काफी लोकप्रिय थे। यहाँ के लोग कपड़ों को रंगने और उन पर छपाई करने की कला में भी माहिर थे। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे प्राचीन सभ्यताओं ने फैशन की नींव रखी। अब हम समय के साथ आगे बढ़ते हैं और मध्य युग में प्रवेश करते हैं। इस युग में कपड़े केवल व्यावहारिकता से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करते थे। वे किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा और धार्मिक मान्यताओं का एक दृश्य प्रमाण थे। महिलाओं ने अपने सिर को ढके हुए रखा, जो विनय और पवित्रता का प्रतीक था, और लंबे गाउन पहने जो उनके टखनों तक पहुंचते थे। दूसरी ओर पुरुषों ने ट्यूनिक्स और होज पहने। जैसे जैसे हम पुनर्जागरण में आगे बढ़े, फैशन भी बदल गया, जो शास्त्रीय कला के प्रति एक नए सिरे से मोह और व्यक्तिवाद के उदय को दर्शाता है। इस युग में तंग चोली, पूर्ण स्कर्ट और कम नेकलाइन के साथ महिलाओं के फैशन में एक नाटकीय बदलाव देखा गया। पुरुषों ने फुर्तीले डबलट, चड्डी और विस्तृत हेडगियर को अपनाया। आज हम एक ऐसे दौर की बात करेंगे जब फैशन ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया। औद्योगिक क्रांति का दौर 18वीं और 19वीं शताब्दी में नई मशीनों के आविष्कार ने कपड़ों के उत्पादन को बड़े पैमाने पर संभव बना दिया। इससे कपड़े सस्ते हो गए और आम आदमी के लिए भी पहुंच में आ गए। डिपार्टमेंट स्टोर्स का उदय भी एक महत्वपूर्ण विकास था। इन स्टोर्स ने एक ही छत के नीचे तरह तरह के कपड़े, जूते और एक्सेसरीज उपलब्ध करा दिए। इस दौर में पुरुषों के फैशन में भी बड़ा बदलाव देखा गया। 3 पीस सूट, जो आज भी औपचारिक पोशाक का प्रतीक माना जाता है, ने जन्म लिया। आज हम एक ऐसे दौर की बात करेंगे जो अपने आप में एक बगावत था। 1920 का दशक। यह दशक न केवल फैशन में बदलाव का प्रतीक था, बल्कि समाज में महिलाओं की स्थिति में भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का दौर था। यह वो दौर था जब दुनिया ने पहले विश्व युद्ध की तबाही से उबरना शुरू किया था। 1920 के दशक में महिलाओं ने पुरानी परंपराओं को तोड़ना शुरू किया और अपनी शर्तों पर जीवन जीने का फैसला किया। इस समय महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी शुरू की और समाज में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष किया। इस बदलाव का असर उनके कपड़ों में भी दिखाई दिया। कॉर्सेट, जो सालों से महिलाओं के शरीर को जकड़े हुए था, अब आजादी की राह में रोड़ा बन गया था। महिलाओं ने इस बंधन को तोड़ने का साहस दिखाया और अपने शरीर को स्वतंत्रता देने का निर्णय लिया। उसकी जगह अब ब्रा ने ले ली। ब्रा ने महिलाओं को न केवल शारीरिक आराम दिया, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास भी प्रदान किया। महिलाओं ने अपने बालों को भी छोटा कराना शुरू किया और बॉब कट और एटन क्रॉप जैसे हेयर स्टाइल काफी लोकप्रिय हुए। ये हेयर स्टाइल न केवल फैशन का हिस्सा बने, बल्कि महिलाओं की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी बने। यह एक ऐसा दौर था जब फैशन ने महिलाओं को एक नई पहचान दी, एक ऐसी पहचान जो उन्हें उनके अपने शरीर और उनकी अपनी पसंद पर ज्यादा जोर देती थी। इस समय महिलाओं ने अपने व्यक्तित्व को निखारने और अपनी पहचान को मजबूत करने के लिए फैशन का उपयोग किया। यह दौर महिलाओं के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था, जहां उन्होंने अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और समाज में अपनी जगह बनाई। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दौर की जब फैशन सिर्फ डिजाइनरों और फैशन हाउस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह सड़कों पर उतरा, संगीत में दिखा, फिल्मों में छाया और हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन गया। फैशन अब केवल एक विशेष वर्ग तक सीमित नहीं रहा,
बल्कि यह आम लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लोकप्रिय संस्कृति का फैशन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस समय में फैशन ने अपनी सीमाओं को तोड़ते हुए विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं से प्रेरणा ली। हॉलीवुड फिल्मों ने, संगीत ने और बाद में टेलीविजन ने फैशन के नए नए रुझान को जन्म दिया। इन माध्यमों ने फैशन को एक नया आयाम दिया और इसे वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाया। उपसंस्कृतियों का भी फैशन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इन उपसंस्कृतियों ने फैशन को और भी विविध और रंगीन बना दिया। हिप्पी संस्कृति ने ढीले ढाले कपड़े, फूलों वाले प्रिंट और हस्तनिर्मित गहने लोकप्रिय किए। इस संस्कृति ने फैशन में एक नई स्वतंत्रता और सहजता को जन्म दिया। पंक संस्कृति ने फटे कपड़े, सेफ्टी पिन और चमड़े की जैकेट को फैशन बना दिया। इसने फैशन में एक विद्रोही और अनूठा तत्व जोड़ा। इस दौर में फैशन में विविधता आई। विभिन्न संस्कृतियों और उपसंस्कृतियों ने फैशन को और भी समृद्ध और विविध बना दिया। अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग सोच और अलग अलग पसंद ने फैशन को एक नया ही आयाम दिया। फैशन अब केवल कपड़ों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक अभिव्यक्ति का माध्यम बन गया। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे फैशन उद्योग ने स्थिरता और नैतिकता की ओर कदम बढ़ाया। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है जो फैशन को और भी प्रासंगिक और जिम्मेदार बनाता है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो न केवल फैशन उद्योग से जुड़ा है, बल्कि हमारे पर्यावरण और समाज के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम एक ऐसे पहलू पर चर्चा करेंगे जो बेहद महत्वपूर्ण है, सतत और नैतिक फैशन। यह केवल एक प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि एक आंदोलन है जो हमारे भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फैशन उद्योग दुनिया के सबसे बड़े प्रदूषकों में से एक है, जो बड़ी मात्रा में पानी, ऊर्जा और संसाधनों की खपत करता है। हर साल लाखों टन कपड़े और वस्त्र कचरे के रूप में फेंक दिए जाते हैं, जो हमारे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। हाल के वर्षों में स्थिरता और नैतिकता पर ध्यान केंद्रित करने के साथ फैशन उद्योग में बदलाव आया है। अब अधिक से अधिक ब्रांड और डिजाइनर इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि उनके उत्पाद कैसे बनाए जाते हैं और उनका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। उपभोक्ता अब न केवल अपने कपड़ों को लेकर सचेत हैं, बल्कि वे यह भी जानना चाहते हैं कि वे कैसे बने हैं। वे यह जानना चाहते हैं कि उनके कपड़े बनाने में किन सामग्रियों का उपयोग किया गया है और क्या वे पर्यावरण के अनुकूल हैं। कई ब्रांड अब जैविक कपास, पुनर्नवीनीकरण सामग्री और क्रूरता मुक्त प्रथाओं का उपयोग करके पर्यावरण के अनुकूल और नैतिक रूप से उत्पादित कपड़ों की पेशकश पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यह न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि यह हमारे समाज के लिए भी एक सकारात्मक कदम है। इसके अलावा कई फैशन ब्रांड अब अपने श्रमिकों को उचित मजदूरी और सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियां प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं। यह सुनिश्चित करना कि श्रमिकों को उनके काम के लिए उचित भुगतान मिले और वे सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण में काम कर सकें, एक महत्वपूर्ण कदम है। सतत और नैतिक फैशन केवल एक प्रवृत्ति नहीं है, यह एक आवश्यकता है। यह हमारे ग्रह और इसके लोगों के लिए एक जिम्मेदारी है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम उन ब्रांडों और प्रथाओं का समर्थन करें जो नैतिक और टिकाऊ हैं। यह हमारे ग्रह और इसके लोगों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन ब्रांडों और प्रथाओं का समर्थन करें जो नैतिक और टिकाऊ हैं। यह न केवल हमारे पर्यावरण को बचाने में मदद करेगा, बल्कि यह हमारे समाज को भी एक बेहतर और अधिक न्याय संगत स्थान बनाएगा। आइए हम सभी मिलकर एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं और सतत और नैतिक फैशन को अपनाएं। तो दोस्तों, यह था फैशन का सफर जो प्राचीन काल से शुरू होकर आज तक जारी है। हमने देखा कि कैसे फैशन ने खुद को समय के साथ बदला है। फैशन एक निरंतर विकसित होने वाली कला है जो समय की भावना को दर्शाती है। यह हमारे इतिहास, हमारे मूल्यों और हमारी आकांक्षाओं की एक झलक पेश करता है। धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार किसी नए सफर पर मिलते हैं।